कर्नल फरीदी का बेस्ट नावल था जासूसी दुनिया का भयानक जजीरा। इसका 17 पार्ट चैप्टर का नाम है फरीदी का कत्ल। फरीदी जब बाहर निकला तो अच्छी खासी रात हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि हर रात ने उसे बुरी तरह शिकंजे में कस लिया है। अभी तक उसका सबका आदमियों से पड़ता था, मगर यहाँ तो पूरी हुकूमत से लड़ाई का साल था। महज अपने असूल की खातिर उसने डॉन विंसेंट को जिंदा छाने दिया था, वरना हंगामा ना होता। फरीदी को अपने ऊपर झल्लाहट महसूस हुई। काश वो रशीदा को पाते ही वापस चला जाता, इसने सोचा। और बार बार ये ख्याल इसके दिल में चटकियाँ लेता रहता कि वो आखिर क्या चीज़ है जिसके बिना पर यहाँ के बाशिंदे दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलहदा रहना चाहते हैं। फिर इस पुरस्कार जजीरे के बारे में जानने का शौक़ उसे खींच लाया था, लेकिन इतनी लोगों का फ़ोन देखकर वो दहल उठा। उसने फैसला कर लिया था कि हर मुमकिन कीमत पर आज ही की रात में जंग का खात्मा होना चाहिए। फैसल के किनारे पर सिपाहियों का ज़बरदस्त पहरा था। वो बेइख्तियार इधर उधर घूमता रहा। किले के चारों तरफ चक्कर लगाकर दीवार पर चढ़ता गया। सामने मैदान में सौस बत्तियाँ रोशन थीं और फसल के नीचे एक छोटी सी नदी आहिस्ता आहिस्ता बह रही थी। ज़राई से फासले पर पहाड़ों की बुलंद वाला चोटियाँ नज़र आ रही थी। फरीदी ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ये हिस्सा कदरे महफूज समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया था। पहाड़ी और नदी से घिरा होने की बिना पर इस तरफ हमले का कोई खदशा नहीं था। एक पुरस्कार साया उसे हरकत करता मालूम हुआ। चौंक पड़ा। साया धीरे धीरे फैसल की तरफ बढ़ रहा था। जल्दी उसने अपने आप को एक अंगोरे के हार में छुपा लिया। साया इसी के करीब आकर रुक गया। चारों तरफ देखने के बाद उसने अपनी कमर से रस्सी खोली और फैसल के नीचे लटका दिया और ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। फरीदी बड़े गौर से उसकी नकल हरकत देख रहा था। पानी में पहुँचते उसने अपने कदम जमा दिए और दूसरे लम्हे में वो एक छलांग में नदी के इस पार फाकान की फ़ौजों की तरफ बढ़ रहा था। फरीदी उसे देखता रहा। जब उसे इत्मीनान हो गया काफ़ी आगे जा चुका तो उसने भी फैसल से उतरना शुरू कर दिया। नदी में आधे फुट पानी के नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी। फरीदी ने अपने कदम जमा दिए। नदी काफ़ी गहरी थी और पानी का बहाव बहुत तेज़ था, लेकिन चौड़ाई कम होने की बिना पर उसे पार पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। चट्टानों से टकराते हुए अंधेरे में वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। वो साया उससे काफ़ी आगे निकल गया था। थोड़े ही फासलों पर खैमों की कतार के गिर रोशनी में और पहरेदार दिखाई दिए। फरीदी रुक गया। आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। वो फ़ौरन पीछे की तरफ मुड़ा। ज़मीन पर बैठकर फरीदी ने हरकत शुरू की। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने टटोला। फाखान की फ़ौज के एक सिपाही की लाश थी। लाल वर्दी और हरे फीते से उसने फ़ौरन पहचान लिया। अपना लिबास उसे पहनाकर उसने सिपाही की वर्दी खुद पहन ली और इत्मीनान से आगे बढ़ा। पहरेदार चारों तरफ टहल रहे थे। रोशनी की तेज़ छाएं चारों तरफ बढ़ रही थी। इससे बचता हुआ वो एक छोटे से टीले की हार में खड़ा हो गया। बावजूद पहाड़ी इलाका होने के उसे जगह काफ़ी गर्म महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे खौलते हुए पानी का समंदर जोश मार रहा है। इस अजीब तरीके की भयानक सरकाट से थोड़ी देर के लिए फरीदी जैसा बहादुर इंसान भी सहम गया। टीले की हाल लेते हुए आगे बढ़ता चला गया। इससे सिर्फ चंद गज़ के फासले पर सिपाही रह गए थे। खैमा उसे साफ नज़र आ रहा था। खैमे के ऊपर एक बड़ा सा झंडा लहरा रहा था जिस पर एक रीछ की शक्ल बनी हुई थी। अचानक खैमे का पर्दा उठा और एक आदमी बाहर निकला है। फरीदी ने उसे फ़ौरन पहचान लिया। वही आदमी था जिसे उसने किले की फैसल की तरफ हरकत करते हुए देखा था। वो तेज़ी से कदम बढ़ाता वापस किले की तरफ जा रहा था। खैमे का पर्दा फिर उठा। इस बार दो आदमी एक साथ बाहर निकले। फरीदी चौंक उठा। उनमें से एक डॉन विंसेंट था। इसने अपने हाथ में कोई चीज़ दबा रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत से आदमी बाहर आ गए। इन सब का रुख किले की तरफ था। टीले से कुछ दूर आगे जब लोग निकलते हैं तो फरीदी भी इनके पीछे चल पड़ा। फैसल से थोड़े फासले पर वो रुक गया। फरीदी अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। सुमारा ने दिन में ही सबका काम तमाम कर दिया था, डॉन विंसेंट ने कहा। इससे वो ख़बर देने आया था कि नीचे बारूदी बिछा दी गई है। मैं समझता हूँ कि स्विच यहाँ लगा दिया जाए। नहीं ठहरो, शायद मुकद्दस आपको अकल आ जाए और उन सबको हमारे हवाले कर दे। फिर इसका क्या फ़ायदा होगा, डॉन विंसेंट ने कहा। इसने हमें कब तक का वक्त दिया है? पहला आदमी बोला। 4:53 का। तो ठीक है, 4:55 पर स्विच लगा दो। फाकान को कोई इतराज़ नहीं होगा। पहला आदमी फिर बोला। इसका बोर्ड मेरे खैमे में रहेगा। पादरी का आदमी वहीं आएगा और उससे फ़ैसला करने के बाद मैं स्विच ऑन कर दूँगा।
स्विच लगाने के बाद वहीं पर एक दस्ता तैनात कर दिया गया। फरीदी ने घड़ी पर नज़र डाली। से 2 घंटे के अंदर या तो उसके साथ ही मार डाले जाएंगे या फिर इन्हें फाकान के हवाले कर दिया जाएगा और यकीनन भी किसी भी सूरत में उसे ज़िंदा ना छोड़ेगा। फ़ौरन वो आगे बढ़ा और चट्टानों की आड़ में किलों की तरफ पंजों के बल भागा। एक मिनट बड़ा कीमती था। थोड़ी देर तक दौड़ते रहने के बाद वो ठहर गया। फ़खान की फ़ौजों का पड़ाव काफ़ी दूर रह गया था। धुंधली धुंधली सब रोशनी चिलचमा रही थी और पादरी की फ़ौजों का सुर्ख रोशनी में निशान झलक रहा था। यकीनन फरीदी को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। वो फ़ौरन बैठ गया। पादरी की फ़ौज का एक सिपाही गालिबन गश में इधर आया था। फरीदी लपक कर उसके पीछे पहुंचा। सिपाही ने फ़ौरन राइफ़ल उठाई। फरीदी ने एक झटका दिया। राइफ़ल उसके हाथ से गिर पड़ी। वो उसे घूरता रहा जैसे पहचान रहा हूँ। मेरा नाम तुमने मुझे सीनूरा और डी कारका के साथ देखा था और ना भी देखा तब भी यकीन करोगे मैं दोस्त हूँ। फरीदी ने कहा। सहबा उसे बदस्तूर देखता रहा। फरीदी ने फिर कहा, मुझे इस ना देखो, तुम फ़ौरन जाओ डी कारका से कहो कि पूरे का पूरा किला ख़तरे में। सुमारना ने किले के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, इसलिए सुरंगें साफ़ करना शुरू कर दो। जल्दी जाओ और अभी हमला कर दो। डी कारका से कह देना कि अल्बर्टो ने कहा था। फरीदी ने धक्का देते हुए सिपाही से कहा। सीनूरा सिपाही चीखा और तेज़ी से किले की तरफ भागा। फरीदी फिर वापस मुड़ा। खतरा जू का तू सर पर था। अच्छी तरह समझता था कि इतने कम अरसे में ना तो सुरंगें साफ़ की जा सकती हैं और ना लोग भाग सकते हैं। वो फिर उसी जगह पर आ गया। सिपाहियों का दस्ता इसी तरह मौजूद था। इनसे लड़ना भी बेसुध था कि इसलिए बहरहाल 2-4 को ख़त्म करने के बाद भी वो किले को ना बचा सकता था। फरीदी ने धीरे धीरे डॉन विंसेंट के खैमे की तरफ कदम बढ़ाए। वो खैमे के बिल्कुल पीछे ही पहुंच चुका था। जेब से चाकू निकालकर इसने खैमे का पर्दा फाड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। खैमे के अंदर कोई नहीं था। डॉन विंसेंट शायद कहीं बाहर चला गया था। फरीदी ने चारों तरफ स्विच का मेन बोर्ड तलाश करना शुरू कर दिया। मेज़ पर पड़े एक डिब्बे पर नज़र पड़ते ही फरीदी की आंखें खुशी से चमक उठी। वो बड़ा इतने में किसी ने ज़ोर से धक्का दिया और संभलते संभलते भी लुढ़क गया। सामने डॉन विंसेंट खड़ा था। मध्यम रोशनी में भी उसका खौफनाक चेहरा नज़र आ रहा था। कौन हो तुम? पिस्तौल का रुख फरीदी की तरफ करते हुए वो गिर जा। फरीदी खामोश रहा। कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? क्या करने आए थे? फरीदी का हाथ पकड़कर उसने हिलाया। ओ अल्ब्रोनो। डॉन विंसेंट हाथ देखते ही कदम पीछे हट गया। तुम समझते होगे कि मैं इस वर्दी और मेकअप की वजह से ना पहचान सकूँगा? मैं खुफिया पुलिस का अफसर आला हूँ और तलवार के मुकाबले के रोज़ से याद मुझे हमेशा से ही यादें क्यों आए थे यहाँ? फरीदी खामोश रहा। अच्छा लो, अब तुम मर जाओ। शाबाश। मर्दे को हंसते हुए मरना मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो मरते वक्त भी गिड़गिड़ाने लगते हैं। डॉन विंसेंट ने तलखी से कहा। ट्रैकर दबाया। फरीदी ज़ोर से उछला और चचने जोन में वो डॉन विंसेंट के ऊपर था। इसका पिस्टल गिर चुका था। वो फिर बोर्ड की तरफ रखा और फायर की आवाज़ सुनकर सिपाही खैमे के पीछे हिस्से की तरफ दाखिल हो चुके थे। गोलियाँ चलने लगी। फरीदी ने सामने के दरवाजे की तरफ रुख किया। मगर चारों तरफ से सीटियाँ बज रही थी और डॉन विंसेंट अपने साथियों के हमरा बराबर पीछे दौड़ता आ रहा था। फरीदी ने और तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। दफतन इसे एहसास हुआ कि ज़मीन के नीचे वो आतिशफ़शा फट पड़ा हो। इसके पाँव चलने लगे थे और रुक गया। डॉन विंसेंट और उसके साथी गोले चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सामने बड़ा गार का धाना दिखाई दिया। एक गोली सरसराती हुई उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। फरीदी ने जवाबी फायर किया और कार की तरफ नज़र डाली। गर्मी से उसका ढम गुता जा रहा था। सामने कार एक भट्टी की तरह सुर्ख हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इस भट्टी के अंदर कुछ पक रहा हो और बदबू से भाप निकल रही थी। फरीदी का सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। अब उसके सामने 2 ही रास्ते रह गए थे और दोनों में मौत यकीनी दिखाई दे रही थी। या तो कार में कूद पड़े और या डॉन विंसेंट के हाथों कुत्ते की मौत मर जाए। फरीदी ने पहले को दूसरे पर तरजीह दी और कार में छलांग लगा दी। किले की तरफ से उसे किसी की गोली चलाने की आवाज़ सुनाई दी। उठती हुई तेज़ घर वापसी फरीदी को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोई खाने जियोलॉजी से दिलचस्पी रखने की बिना पे इसे पूरा इल्म था कि कच्ची खान की सत्ता ख़तरनाक होती है। कूदने से पहले इसने एक बार फिर और से कार की गहराई को देखा था। गिरते के अंदर पड़ी हुई दरार की एक चट्टान पर उसने अपने पाँव जमा दिए। तकरीबन 100 फीट नीचे गहराई में सुर्ख पानी बदबू नारा बह रहा था। इसका कॉल था और पानी और निकलते हुए सफ़ेद धुएं की गर्मी से फरीदी का सांस लेना दोपहर हो गया था। अंदर की लाल अंगारे की तरह सुर्ख चट्टानें पानी के पड़ते हुए सायों अपनी सुर्खी की
वजह से ज़्यादा भयानक मालूम हो रहे थे। चट्टान पर खड़े खड़े फरीदी ने और ज़्यादा गहराई की तरफ खिसकना शुरू किया। अंधेरे में टटोलते हुए वो उसी तरफ बढ़ता रहा। कुदरत का बनाया हुआ रास्ता बड़ी दूर तक अंदर चला गया था। जब अंधेरा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, डरते डरते उसने टॉर्च चलाई। 2 फुट चौड़े एक सुरंगनुमा रास्ते से वो गुजर रहा था। ये पानी का शोर उसे अब भी वैसा ही सुनाई दिया, अलबत्ता हिद्दत में कुछ कमी थी। फरीदी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और आगे बढ़ा। फ़ौरन उसे अपने ऊपर एक पतला सा तार दिखाई दिया। फरीदी कुशल से उछल पड़ा। इसने फ़ौरन तार काट दिया। डायनामाइट के मेन स्विच से कट जाने से अब पिछड़ी हुई सुरंग के फट जाने का खतरा दूर हो गया था। इसी तार की संग फरीदी भी चल पड़ा। ज़ाहिर था कि रास्ता किले के अंदर तक जाना था। इसी सुरंग के अंदर फरीदी काफ़ी देर तक निकलता चला गया। साफ़ हवा न होने की वजह से इसका दम घुट रहा था, सांस फूल गई थी। फरीदी का सर चकराने लगा था। चारों तरफ उसे शोर सुनाई देने लगा, जैसे पानी की बहुत तेज़ धार ऊपर से गुजरी हुई है। कहे उसे बड़ा ज़ोर का चक्कर आया। फरीदी ने संभलना चाहा। बगल वाली दीवार पर उसका हाथ पड़ा और फिर बड़बड़ाते हुए तो नीचे गिरने लगा। फरीदी सर का नीचे से हटा। हवा का एक तेज़ झोंका आया और फरीदी के हवास कुछ दूर से हुए। फरीदी ने देखा कि चंदी कदम पर सुर्ख पानी की एक तेज़ धार ऊपर से गिर रही थी और पानी नीचे की तरफ गिरकर नाले की शक्ल में बह रहा था। उड़ती गैस ने इतना ज़बरदस्त अंधेरा फैला रखा था कि फरीदी इसके अलावा और कुछ ना देख सका। अचानक उसे नमी सी महसूस हुई। पानी जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बेताशा उसने पीछे की तरफ भागना शुरू किया। साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानें भी धकेलता गया। इस तरफ भारी भारी पत्थर अपने आप लड़क रहे थे। वो जैसे जैसे पीछे हटता गया, सुरंग पीछे की तरफ दबती चली गई। पानी अब नीचे की तरफ गिरने के बजाय फैल रहा था और गैस भर रही थी। कान फट जाने के आसार थे। फरीदी ने और तेज़ी से भागना शुरू किया। फिर वो गार के थाने तक आया। गर्मी और हद्दत से उसका बदन फटक रहा था। उसने ऊपर की तरफ उछलना चाहा। ज़रा सा अंदाज़ा गलत होने पर वो नीचे गिरता। इसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसे ज़मीन हिलती हुई महसूस हो रही थी। सारा जोर लगाकर वो ऊपर की तरफ उछला और एक सांस में वो बाहर था। गार से बाहर निकलते उसके कदम लड़खड़ाते हुए सारा जोर लगाकर वो चिल्लाया, भाग जाओ, कान फट रही है। चीखते हुए बेताशा भागा। बड़े ज़ोर का धमाका और फरीदी ने अपने कान में उंगलियां में डाल ली। एक झटका लगा और फरीदी चकराया और बेहोश हो गया। लगातार 2-3 घंटे तक धमाके होते रहे। ज़मीन दहलकर अपने सीने के अंदर छुपाए हुए ख़जाने को गलती रही। बड़ी बड़ी चट्टानें रुई के खालों की तरह उड़ रही थी। फ़खान की फ़ौज कान फटने से थोड़ी देर कबल इसी रास्ते पर किले की तरफ बढ़ रही थी। कान फटते ही इर्द गिर्द आधे मील तक की ज़मीन फट गई थी। किले की फैसल तक गिर पड़ी थी और किला महफूज रहा था। फरीदी को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तूफ़ान रुक गया था। इस जगह से सिर्फ चंद गज के फासले पर सारी ज़मीन एक भयानक खंदकनुमा गार में तब्दील हो गई थी। पानी ऊपर तक उभर आया था। उस जगह से सिर्फ चंद गज के फासले पर सारी ज़मीन एक भयानक खंदकनुमा गार में तब्दील हो गई थी। पानी ऊपर तक उभर आया था। फ़खान के साथ इस जगह अपना पड़ाव डाले हुए थे। वहाँ से बगैर में वार के और कुछ नज़र न आया। फरीदी का सारा जिस्म दुख रहा था। उसके बदन पर आबले पड़ गए थे। उससे उठा जा रहा था। हिम्मत करके उठा और घसीटते घसीटते किले की तरफ चल पड़ा। किले के सामने वाली दीवार गिर पड़ी थी और अब सिर्फ एक रास्ता नज़र आ रहा था। फरीदी ने देखा कोई उसकी तरफ आ रहा है। फरीदी उसे देखते चीखा। हमीद आवाज़ सुनते ही हमीद ने भागना शुरू कर दिया। फरीद के करीब आकर वो टटक गया। अरे! हमीद फरीदी की शक्ल देखकर चिल्ला उठा, घबराओ नहीं, मेरा मेकअप बिगड़ गया। फरीदी ने ऐसे कहा, हम सब लोग तो आपसे हाथ धो बैठे थे और मुझे यकीन था कि फरीदी को अपनी आगोश में लेने की हिम्मत ज़मीन में नहीं है। हमीद बोला, ज़रा ठहरिए, मैं और लोगों को बुलाऊँ। थोड़ी देर बाद ही डी कारकर रमोना, अनवर और रशीद आ गए। डॉन विंसेंट और फ़खान के हज़ारा साथी कान फट जाने से लकमे अचल हो गए थे। किले की दीवार के नीचे दबकर पादरी भी मर गया था। रशीदा ने किले के अंदर की फ़ौज को अपने काबू में कर लिया था। 3 रोज़ के अंदर फरीदी के ज़ख्म भर गए। प्रोग्राम के मुताबिक दूसरे दिन शहरियों के आम जलसे में रशीदा ने बाकायदा तौर पर रमोना को नई फ़ाकानियाँ बनाने का ऐलान किया। डी कारका को मुक़द्दस बाप की जगह दे दी गई। इसी रोज़ फरीदी ने डी कारका को बुलाकर कहा, अब हम लोग जाएंगे और मैं भी इन्हीं लोगों के साथ जाऊँगी। रशीदा ने कहा, नहीं सीनोरा, तुम नहीं जाओ। डी कारका बोला, मैं ज़रूर जाऊँगी। नहीं फ़ाकानिया रमोना मेरा जगह तुम्हारा साथ देगी, मुझे जाने ही दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। डी कारका इसरार करता रहा, लेकिन रशीदा किसी तरह ठहरने का आमादा नहीं। मैं भी अब अलबंडों के साथ जाऊंगी, रमोना जज्बात से बड़े लहजे में बोली।
तुम्हारे वतन को तुम्हारी ज़रूरत है और वतन की खातिर सब कुछ कर दे, कुर्बान कर देना चाहिए। फरीदी ने समझाते हुए अल्बर्ट ने फरीदी के गले में पैर डाल दिए। उसकी आँखों से आंसू बह निकले थे। तुम हमेशा मुझे याद रहोगे। अच्छा ठीक है, फरीदी ने गिरबाह कर उठ खड़ा हुआ। हमीद ने एक ज़ोर का कहका लगाया। दूसरे रोज़ हमीद, अनवर, रशीदा और फरीदी को पूरे शाह तमाम के साथ टी कार का रमोना ने रुखसत किया। जज़ीरे बॉटम से आकर हमीद ने इत्मीनान का सांस लिया। फरीदी केबिन से टेक लगा बैठा पुरस्कार जज़ीरे की तरफ दिख रहा था। एक बात मेरी समझ में नहीं है, आखिर रशीदा के मिल जाने के बाद फिर टी कार का किस्सा तब क्यों गए थे? हमीद ने पूछा। एक तो नई दुनिया देखने और दरियाफ्त करने का शौक़ वाले बना, दूसरे कोलंबस बनना चाहते थे। हमीद ने फरीदी की बात कर देगा। नहीं, ये बात तो नहीं, मैं रब्बी ये समझ लो। इसके अलावा एक बात का शोभा था और वो दूसरे के लिए। वो क्या? हमीद, अनवर, रशीदा एक साथ बोले। लंदन में मैंने महर्ज़ी अर्जियात से सुना था कि वाटिंग के आगे कुरसरार जज़ीरे में प्लाटीनियम और तांबे की खाने और जज़ीरे में उतरते मुझे शोभा होने लगा था। ये वो जज़ीरा है जहाँ रशीदा मुझे मिली थी। वहीं मैंने प्लाटीनियम के ज़र्रात पाए थे। तुम जानते हो कि दुनिया की सबसे कीमती धात प्लाटीनियम होती है। फरीदी रुका। अनवर, रशीदा और हमीद टकटकी बंदों से देख रहे थे। वो कानें जो फटी थी वो प्लाटीनियम और तांगे गई थी। यकीन करो, इनसे इतनी प्लाटीनियम पैदा की जा सकती है जितनी पूरी दुनिया इस वक्त पैदा कर रही है। अनकरीब बैनुल-अक़वामी कमीशन के तहत वहाँ काम शुरू करा दूँगा। फरीदी खामोश हो गया और जेब से सिगार निकाल कर उसने कोना तोड़ दिया। अचकोले लेती हुई कश्ती नील के पानियों को चीरते हुए आगे बढ़ती चली गई। 5वां पार्ट दी एंड और बड़ा ज़बरदस्त नावल है फरीदी का। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पूरे आपको 25 पार्ट मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद नावल अमीन एजुकेशन या इसी चैनल पर आपको और मिलते हैं।